हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या भारतीय राज व्यवस्था के विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल। तो किसी भी संविधान जब लिखा जाता है तो उस संविधान में कुछ मूल उद्देश्य और उसके लक्ष्य होते हैं कि उस संविधान का क्या स्वरूप है या उस जो भी व्यवस्था किसी भी राज्य में स्थापित की जा रही है उस व्यवस्था का क्या स्वरूप है, सिस्टम क्या है, सिस्टम कैसे काम करेगा और उस व्यवस्था के लक्ष्य या उसके उद्देश्य क्या होंगे। तो संविधान का के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, उसके लक्ष्यों को स्पष्ट करना और वो लक्ष्य, वो उद्देश्य, उनकी क्रियान्विति कैसे होगी, वो एग्जीक्यूट कैसे होंगे, एक मूल भावना जो है वो प्रियम्बल में लिखी जाती है या रखी जाती है। इस आधार पर जो भारतीय संविधान है वो क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया गया है तो इसलिए जो हमारा संविधान है वो पूरी तरह से पूरे संविधान का, पूरे सिस्टम का एक मूल स्वरूप है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है। संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें जो पूरा हमारा संविधान है उसकी जो मूल भावना है, उसका जो मौलिक स्वरूप है वो इसमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें कुछ शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इन शब्दों को इसमें जोड़ा गया था और वो शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों को जोड़ा गया था। अब हमें ये जितने भी शब्द हैं, जिन शब्दों का प्रयोग मैंने इसमें पढ़ा है, जिन शब्दों को पढ़ा है, उस एक एक शब्द का जो अर्थ है वो हमारे संविधान के उद्देश्यों को परिलक्षित करता है। ठीक है, अब इसीलिए जो उद्देश्य हैं उसको भारतीय संविधान में इस प्रस्तावना के रूप में रखा गया था। तो जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, पूरा राष्ट्रीय आंदोलन है ना, स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें भी बहुत सारे विचार, बहुत सारे भावनाएं ऐसी आईं जिनको लेकर के नेहरू जी और गांधी जी जो कि इसमें शामिल थे, उन भावनात्मक मूल्यों को इस प्रस्तावना में शामिल किया गया। जैसे मैं कहूँ कि जो पहली लाइन का जो पहला जो शुरू के शब्द हैं, हम भारत के लोग, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हम भारत के लोग क्या है? हम भारत के लोग मतलब भारत के संपूर्ण नागरिक। अब ये कहें जी उस समय कोई जनमत संग्रह की प्रक्रिया तो हुई नहीं थी कि वो भारतीय जनता ने इस प्रकार के संविधान को स्वीकार किया, है ना। तो कोई प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे यहाँ स्थापित नहीं हो रहा था, हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो कोई जनमत संग्रह की प्रक्रिया नहीं हुई, कोई जनता की उस पर स्वीकृति नहीं ली गई। तो जनता तो उस समय केवल त्याग, बलिदान, बहिष्कार और स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करनी है इसी मिशन में जुड़ी हुई थी और वो स्वतंत्रता 1947 में मिल गई। लेकिन जो भावनात्मक, इस प्रस्तावना में जो भावनात्मक मूल्य हैं वो मूल्य हम भारत के लोग
शब्द के रूप में संपूर्ण भारतीय नागरिकों को के सक्रियता को दर्शाते हैं, उनकी इच्छा को दर्शाते हैं। तो हम भारत के लोग, इसीलिए इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है कि जो संविधान के द्वारा जो अंतिम संप्रभु शक्ति है ना, संप्रभु शक्ति मतलब जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति होती है, तो वो निर्णय लेने की, अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वो जनता है। ठीक है, तो संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में, क्योंकि जनता निर्णय लेती है। 5 साल सरकार चलती है, 5 साल के लिए चुनी जाती है, जनता उसमें निर्णय लेती है ना, किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। तो इसलिए इस प्रकार के लोकतंत्र का निर्माण किया गया है। फिर जिन्होंने जो संविधान निर्माता हैं वो जनता के प्रतिनिधि थे या प्रतिनिधि हैं इस समय भी। इसलिए भारतीय संविधान जो है वो जनता की इच्छा का ही परिणाम है। ठीक है, और जनता को ही समर्पित है, इसी आधार पर संविधान लिखा गया है। फिर दूसरी बात हम कहें कि जो हम भारत के लोग से एक और अभिप्राय है कि भारतीय जनता ने इस संविधान का निर्माण किया है और इसको स्वीकृत भी किया है। लेकिन ठीक है, और जो संघीय पद्धति है हमारी, जो संघीय व्यवस्था है ना, जो राज्य हैं हमारे, वो जो इसके अंग हैं हम कहें, जो हमारी संघीय व्यवस्था के, तो उनको ना तो संविधान को वो समाप्त कर सकते हैं और ना ही वो संविधान द्वारा निर्मित संघ से संबंध को विच्छेद कर सकते हैं, ना उससे अलग हो सकते हैं। फिर संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इन शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो डोमिनियन स्टेटस था वो ख़त्म हुआ और भारत में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो कि भारत जो है वो आंतरिक और बाहरी रूप से, है ना, अपने निर्णयों को स्वतंत्र रूप से लेगा, किसी भी विदेशी शक्ति का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी भारत अपनी इच्छानुसार, भारत अपने निर्णय के अनुसार ही कार्य करेगा और वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है ना। तो इस आधार पर जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता को आंतरिक और बाहरी दृष्टि से इसमें रखा गया कि किसी भी विदेशी शक्ति का इसमें अधिकार नहीं है। फिर संविधान सभा में और संविधान सभा के कई सदस्यों ने इस बात पर भी बल दिया गया कि भारत को एक समाजवादी राज्य भी बनाया जाना चाहिए। पर धीरे धीरे इसको भी 1976 में एक संशोधन के द्वारा इस शब्द को डाला गया कि विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार की समाजवादी मॉडल को अपनाया जाएगा। फिर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और 1976 के ही संशोधन में इस शब्द का भी प्रस्तावना में लाया गया कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी एक धर्म को मानने के लिए, किसी भी एक संप्रदाय को मानने के लिए राज्य नहीं कहता है। ठीक है ना, तो सभी धर्म जो है वो मान्य है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है, एक लोकतंत्रात्मक राज्य है और जो भी राजनीतिक सत्ता जिसके भी पास होगी वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करेंगे। फिर ब्रिटेन में जैसी व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ जो राजा है, जो राज्य का जो प्रधान है वो वंशानुगत है, लेकिन हमारे यहाँ पर वंश परंपरा की जो पद्धति है उसको नहीं अपनाया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर शब्द है प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य। तो हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति का जो सर्वोच्च अधिकारी है, राष्ट्रपति हैं हमारे यहाँ पर, तो उनका 5 वर्ष के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया से उनका चयन होता है। तो इसलिए वो एक
राजा नहीं है, है ना, भारतीय जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचित व्यक्ति हैं। तो इसलिए प्रथम व्यक्ति हैं वो राष्ट्रपति के रूप में, और इसलिए गणतंत्र शब्द का प्रयोग जो है वो यहाँ किया गया है। इसी तरह से हम आगे चलें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्रक्रिया, है ना, ये भी शब्द जो है इसका जो इस्तेमाल किया गया है, जो वर्णन किया गया है, इसका मतलब है कि प्रस्तावना में जो उद्देश्य है, इसका मतलब कि जो न्याय है ना, जस्टिस, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, संविधान का जो लक्ष्य है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दें कि किन्नरों को मौलिक अधिकारों के एक राइट टू इक्वालिटी में शामिल किया गया, है ना, एक संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस तरह के और भी कई एग्जाम्पल हैं जो आगे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आर्थिक रूप से न्याय प्रदान करना, क्योंकि हमारे संविधान का या प्रस्तावना का जो उद्देश्य है वो राजनीतिक न्याय प्रदान नहीं करना है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था एक उप व्यवस्था है, एक सब सिस्टम है, वो एज ए होल नहीं है, कंप्लीट नहीं है, वो संपूर्ण व्यवस्था नहीं है। तो संपूर्ण व्यवस्था क्या है? हमारी सामाजिक व्यवस्था और हमारी आर्थिक व्यवस्था। तो इसलिए इन तीनों शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वो नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है, जो कि जैसे हम कहें कि किसी भी जाति, धर्म, वर्ण, लिंग के संपत्ति, इसके आधार पर कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। सामाजिक न्याय प्रदान किया जाएगा, जैसे छुआछूत नहीं होगा, अस्पृश्यता नहीं होगी, सांप्रदायिकता को के आधार पर कोई भी चीज़ें नहीं होंगी। तो इसी तरह से आर्थिक न्याय की प्रक्रिया भी इसमें रखी गई। फिर राजनीतिक न्याय, है ना, कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अधिकार है। व्यस्क मताधिकार की प्रणाली यहाँ अपनाई गई। ब्रिटिश हुकूमत ने जो धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली को लाया गया था, जो फूट डालो और शासन करो की नीति के पर ही कहीं ना कहीं आधारित था, और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो उस सब की, ऐसी सांप्रदायिकता, ऐसी सब चीज़ों को स्वतंत्र भारत के संविधान में समाप्त किया गया। जैसे हम कहें कि आर्थिक शोषण किसी प्रकार से नहीं होगा, तो फंडामेंटल राइट्स में वो सारी चीज़ें, वो सारे अधिकार डाले गए। फिर समानता की बात करी गई कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समानता का जो अधिकार है वो डाला गया, कि समाज के जो कमज़ोर और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उनको किस तरह से समाज की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, उनको, इस तरह के जो प्रयास हैं वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्रक्रिया को आगे न्याय प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भारतीय संविधान में ऐसी ही प्रक्रिया को शामिल किया गया है। फिर स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, ऐसे शब्दों का जो प्रयोग है, जो इस्तेमाल किया गया है भारतीय संविधान में, ये भारतीय संविधान के लक्ष्यों को बताते हैं कि संविधान के लक्ष्य किस प्रकार हैं। क्योंकि हमारा जो संविधान है वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रेरित है ना, उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। इसी के आधार पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, है ना, ये सब, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये इन सबको संविधान में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। फिर समानता जो है वो स्वतंत्रता की ही पूरक है। इसलिए संविधान निर्माताओं के द्वारा स्वतंत्रता, समानता को दो आयामों में अपनाया गया, एक तो प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी अवसर की समानता। तो अवसर की समानता वह साधन है जिसके आधार पर प्रतिष्ठा की समानता को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए इस आधार पर ये जैसे
हमारे संविधान में जो बंधुता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जैसे हम कहें कि जो 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों के सार्वलौकिक घोषणा पत्र के पहले अनुच्छेद से ये बंधुत्व को प्राप्त लिया गया है। और इसमें वही जैसे तिलक ने कहा ना, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसमें उसी आधार पर कि सभी जो हैं वो स्वतंत्र पैदा हुए हैं, उत्पन्न, इसलिए सभी को सम्मान और समान अधिकार दिए जाने चाहिए। तो इसलिए ये भाईचारा, जन कल्याण, लोक कल्याण, इन सबको महत्व दिया गया है। फिर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, इसलिए इसके आधार पर संविधान निर्माताओं ने व्यक्ति की एकता और राष्ट्र की गरिमा, यानी कि नागरिकों को क्षेत्रीयतावाद या प्रांतीयतावाद या भाषावाद, संप्रदायवाद को महत्व नहीं दिया है, बल्कि संपूर्ण भारत की एकता और अखंडता पर बल दिया गया है, और उसमें व्यक्ति की गरिमा। इस आधार पर हमारा जो भारतीय संविधान है, जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, को एक ऐसा आधार दिया गया है, क्योंकि वो पूरी संघीय व्यवस्था और एक ऐसे आदर्शवाद को स्थापित करती है जो आदर्श भी है और जो यथार्थ पर भी आधारित है। पर कहीं ना कहीं संविधान के जो प्रस्तावना है, उसमें एक एक जो शब्द है वो अपने आप में पूरी तरह से स्पष्ट हैं। हालांकि हमारे संविधान की में जो अनुच्छेद हैं, उनकी जब व्याख्या करते हैं, उनका जब इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनका जब विश्लेषण और अवलोकन करते हैं चिंतक, तो कई बार उसमें ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि वो उन व्याख्या में तो अलग अलग वो हो सकता है, इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है, विश्लेषण अलग अलग हो सकता है संदर्भ की, परिस्थितियों की प्रासंगिकता के आधार पर। परंतु सिस्टम में जो भी लोग काम करेंगे, जो भी लोग सत्ता में होंगे, वो केवल और केवल प्रस्तावना में लिखित उद्देश्यों के आधार पर ही लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे। थैंक यू।